पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक में किस विषय की चर्चा है, किस विषय की चर्चा है। और एक बात यहां पर आप समझिएगा, जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेदों में हर चीज को शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन वैसे प्रावधान जो भारत के संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किए जा सके, वैसे प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किए जा सके, उसे भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया। गौर कीजिएगा, वैसे प्रावधान जो भारत के संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किए जा सके, उसे भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया, उसे भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक की बात करते हैं। पहली अनुसूची, अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची हमें भारत के भीतर जो राज्य है और भारत के भीतर जो संघ राज्य क्षेत्र है, भारत के भीतर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम, क्षेत्रफल, उनके नाम क्षेत्रफल के विषय में जानकारी हमें प्रथम अनुसूची देता है। यानी भारत में जो 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में जो 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 28 गो राज्य कौन कौन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या क्षेत्रफल है, तो ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम अनुसूची देता है। अब देखिएगा, शुरू से 28 गो राज्य था, नहीं ना हो, राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ, उस समय 14 गो राज्य था। क्या गो राज्य था? बाद में धीरे धीरे अलग अलग राज्य बनता गया और 28 गो हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई राज्य बनता है, जब कोई राज्य बनता है, जब कोई राज्य बनता है तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता है। कोई राज्य बन गया तो अब अगर पहले से 14 गो राज्य है, कोई नया राज्य 15वां बन गया, तो 14 के जगह इसमें 15 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, और 15वां राज्य का नाम लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, और उसका क्षेत्रफल लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता है। क्या यह बात हम कह सकते हैं? जब किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता है, हाँ या ना? हाँ होता है ना, हाँ होता है। बात क्लियर? चलिए, इसके बाद आगे है दूसरा अनुसूची। अगर हम दूसरा अनुसूची की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पदाधिकारी है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पदाधिकारी है, अब कोई भी बिना पैसा का काम करेगा हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी बिना पैसा का काम काहे करेगा कोई? ठीक है, काहे काम करेगा, काहे देश सेवा करेगा? समझ गए? अगर नेता सब कहता हम देश सेवा करते हैं, अगर वो कहता है हम देश सेवा करते हैं, उसको वेतन लेना छोड़ देना चाहिए, उनको पेंशन लेना छोड़ देना चाहिए, तब मानेंगे हाँ वो देश सेवा करता है। हाँ, छोड़ेगा कोई? कभी नहीं छोड़ेगा। वो देश सेवा करता है ना? देश सेवा नहीं करता। नेता देश सेवा करता है? देश सेवा करता था स्वतंत्रता आंदोलन का आंदोलनकारी। आज का नेता देश सेवा करता ना, वो अपना सेवा करता है। समझे? तो द्वितीय अनुसूची में है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ता और पेंशन, उनके वेतन भत्ता और पेंशन, वेतन भत्ता और पेंशन। इसके बाद तीसरा अनुसूची है। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ ग्रहण। किसकी चर्चा है? शपथ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुसूची में 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है। तृतीय अनुसूची में जो 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है वह है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। और राज्यपाल, ये तीनों के शपथ ग्रहण की चर्चा इनके अनुच्छेदों में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति 69, राज्यपाल 159। तो तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण की चर्चा है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य, मुख्यमंत्री, ये सब जो शपथ ग्रहण करता है उसकी चर्चा है तृतीय अनुसूची में। लेकिन जो 3 गो मूल पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों के शपथ ग्रहण की चर्चा तृतीय अनुसूची में नहीं है, बल्कि इन तीनों के शपथ ग्रहण की चर्चा है अनुच्छेदों में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159। इसके बाद
आपको चौथी अनुसूची, अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें तो जो चौथी अनुसूची है यह हमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राज्यसभा में सीटों के बंटवारा, किस राज्य को राज्यसभा में कितना सीट दिया जाएगा, इसके विषय में जानकारी हमें चौथी अनुसूची प्रदान करता है। जैसे कि चौथी अनुसूची यह कहता है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीट, बिहार को 16 सीट तथा अन्य राज्यों को अलग अलग सीट, झारखंड को 6 सीट, कर्नाटक को 12 सीट, अलग अलग राज्यों को अलग अलग सीट राज्यसभा में प्रदान किए गए हैं। तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी हमें छठी अनुसूची देता है। और एक बात, लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट प्रदान किया जाता है वह उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, जनसंख्या के अनुकूल प्रदान किया जाता है। मूल तौर पर इसी को आधार बनाया जाता है, लेकिन और भी कई सारे चीजों को सीट दिए जाने में आधार बनाए जाते हैं, लेकिन मूल है जनसंख्या। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट का निर्धारण होता है जनसंख्या के आधार पर, यह पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का निर्धारण कौन आधार पर होता है? जनसंख्या। कौन आधार पर होता है? जनसंख्या। कौन आधार पर? जनसंख्या। इसके बाद पांचवी अनुसूची है। अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो जो पांचवी अनुसूची है यह हमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। भारत के राष्ट्रपति इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन करने को लेकर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। और जो जनजातीय सलाहकार परिषद है इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पांचवी अनुसूची के तहत किए जाते हैं, पांचवी अनुसूची के तहत किए जाते हैं। और जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 गो सदस्य होता है, जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 गो सदस्य होता है। इसके बाद अगला है छठी अनुसूची। अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो जो छठी अनुसूची है यह हमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये चारों राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, ये चारों राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाने हेतु स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन छठी अनुसूची के तहत किया जाता है। स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन, स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन छठी अनुसूची के तहत किया जाता है। और स्वायत्त शासित जिला परिषद में 30 गो सदस्य होता है, जिसमें 26 गो निर्वाचित होता है, 4 गो मनोनीत होता है। 26 गो निर्वाचित जिसे आम जनता निर्वाचित करता है, और 4 गो जो मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिएगा, बिहार दरोगा 2446 पोस्ट मेंस, बिहार दरोगा 2446 पोस्ट मेंस, इस प्रश्न को पूछा है स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? तो स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन छठी अनुसूची के तहत। कौन अनुसूची के तहत? छठी। कौन अनुसूची के तहत? छठी अनुसूची। जब यह प्रश्न आया था तो विद्यार्थी जब पहली बार इस प्रश्न को देखा था तो कहा था कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले यूपी पीसीएस में पूछ चुका था, 2017-18 में यूपी पीसीएस पूछा था। और जब हम बिहार दरोगा 2446 पोस्ट में टेस्ट करवा रहे थे तो उस टेस्ट में जो है ये क्वेश्चन दिए हुए थे, टेस्ट में ये क्वेश्चन दिए हुए थे। यही कारण रहा कि संस्थान का लड़का इस क्वेश्चन को सही करके आया था, अपने संस्थान के लड़का के लिए ये क्वेश्चन सही था, अब बाद बाकी लड़का कह रहा था ये क्वेश्चन गलत है। समझ गया? अपने संस्थान का लड़का इस क्वेश्चन को बना करके गया था, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम उसको करवाए हुए थे, तो उसके लिए सही हो गया, लेकिन बाद बाकी कह रहा था गलत है, गलत है, गलत है। समझ गए? तो ये चीज है, क्लियर है? तो इसको आपको याद रखना है। पूछा गया क्वेश्चन है तो ई पूछा गया है, तो ई पूछा जा सकता है, ई पूछा जा सकता है कि कौन अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन? पांचवी। और ई गठन कौन करता? भारत के राष्ट्रपति। कौन करता? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद सातवीं अनुसूची है। अगर हम सातवीं अनुसूची की बात करें तो जो सातवीं अनुसूची है, जो सातवीं अनुसूची है, देखिए उसको शर्म हो रहा है जी। बताइए, इतना लंबा चौड़ा हो गए, इतना उम्र हो गया, बाल उड़ गया है, अभी तक अपना करियर का महत्व नहीं समझ में आया है। बताइए, कितना बढ़िया बात बताए हैं। 2446 में पूछा गया क्वेश्चन है, कल के डेट में जाकर के गलती करके ये फोन पे बतिया रहा है। बताइए, एकदम शर्म को घोर के पी गया है, एकदम निर्लज हो गया है। चलिए, अब जब पूरा निर्लज पतित हो ही गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं।
चलिए आइए, अब आप लोग आइए, छोड़िए 7वीं अनुसूची। अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें, समझ गए, अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में है शक्ति का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया है 3 सूची का प्रावधान करके, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया है 3 सूची का प्रावधान करके, 3 सूची का प्रावधान करके किया गया है, 3 सूची का प्रावधान करके किया गया है। और जो 3 सूची का प्रावधान करके किया गया है, संघ सूची है, संघ सूची के बाद राज्य सूची है, और राज्य सूची के बाद समवर्ती सूची है। राज्य सूची के बाद क्या है? समवर्ती सूची। राज्य सूची के बाद समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है। अब देखिएगा, अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में मूलतः 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। मूलतः 97, वर्तमान में 100। तो संघ सूची में मूलतः 97 को विषय था, वर्तमान में कितना है? 100। वर्तमान में कितना है? 100। राज्य सूची में मूलतः 66 को विषय था, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में मूलतः 47 को विषय था, वर्तमान में 52। वर्तमान में 52। एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची का 5 गो विषय हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 गो विषय हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिस कारण राज्य सूची में 5 गो विषय घट गया और समवर्ती सूची में 5 गो विषय बढ़ गया। 5 गो विषय बढ़ गया। जो 5 विषय शामिल किया गया था, यहां से हटाकर यहां शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, मापतौल, न्याय प्रशासन, मापतौल, ये 5 गो विषय। गौर फरमाइएगा, शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, मापतौल, ये 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। सीधा तौर पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में? 42वां संविधान संशोधन 1900। इतना बात क्लियर है? अब देखिएगा, संघ सूची में जो विषय है, संघ सूची में क्या क्या है? जैसे रक्षा है, विदेश है, संचार है, इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र है, फिर आपको रेल है, जनगणना है, ये सब संघ सूची का विषय है। और जो संघ सूची का विषय है उस पर कानून संघ सरकार बनाता है। कौन बनाता है? संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार। संघ सरकार या केंद्र सरकार। जो संघ सूची में विषय है उस पर कानून संघ सरकार या केंद्र सरकार बनाता है। अब राज्य सूची, राज्य सूची में जो विषय है, जैसे कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, सिंचाई हो गया, यह सब राज्य सूची का विषय है। तो इस पर कानून राज्य सरकार बनाता है, इस पर कानून राज्य सरकार। फिर अब जो समवर्ती सूची में विषय है, जैसे परिवार नियोजन हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। इस पर कानून संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकता है। तो एक बार गौर फरमाइएगा, संघ सूची के विषय पर कानून संघ सरकार, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों, समवर्ती सूची पर दोनों। अगर कोई विषय समवर्ती सूची का है उस पर कानून संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाया है, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, क्योंकि बाप बाप होता है। केंद्र बाप है, राज्य बेटा है। समझिए, केंद्र बाप है और राज्य क्या है? बेटा। केंद्र बाप और राज्य बेटा, समझ गए? तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? वैध होगा, वैध होगा। बात क्लियर है इतना? इसके बाद अब देखिएगा, 8वीं अनुसूची है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो इससे हमें राजभाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। किस विषय में जानकारी प्राप्त होता है? राजभाषा। और अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मूल संविधान में कितने भाषा को राजभाषा? मूल संविधान में वर्तमान में 22, वर्तमान में
22, वर्तमान में 22, जो 8 और भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया है, संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया है। अब देखिएगा, जो 8 को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है वो 8 कौन कौन है? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसको? सिंधी को। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नो नेपाली, मो मणिपुरी, कोकनी, नमक को 3 गो। इसके बाद जो है 21 + 71 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 92। कितना आएगा? 92। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोर्ड मास, बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली, एस से संथाली। तो कुल मिलाकर के देखिए 14 और इधर 4, 3, 7, 1, 8, 14, 8, 22। वर्तमान में 22 भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और इस 22 भाषा में अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी भारत का एक राज्य है नागालैंड, और नागालैंड राज्य का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो 22 भाषा जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, क्या उसमें अंग्रेजी है? अंग्रेजी है? नहीं है। और अंग्रेजी क्या किसी भारतीय राज्य की राजभाषा है? कौन राज? नागालैंड। कौन राज? बात क्लियर है। 8 को तो संविधान संशोधन के माध्यम से, इसके अलावे ये जानिए कि 8 गो भाषा कहां बोला जाता है। संथाली झारखंड में, मैथिली बिहार में, डोगरी कश्मीर में, बोडो असम में, कोकनी गोवा में, मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली सिक्किम में, सिंधी पंजाब और गुजरात में। एक बार फिर से, संथाली झारखंड में, मैथिली बिहार में, डोगरी कश्मीर में, बोडो असम, कोकनी गोवा में, मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली सिक्किम में, नेपाली सिंधी पंजाब और इसके अलावे जो अन्य 14 गो भाषा था, 14 गो भाषा में उर्दू हो गया। उर्दू क्या हो गया? उर्दू। पंजाबी, उर्दू के बाद पंजाबी के बाद गुजराती, कौन? गुजराती। फिर मराठी, फिर कन्नड़, क्या? कन्नड़। फिर मलयालम, फिर तमिल, क्या? तमिल। फिर तेलुगु, फिर ओडिसी, बंगाली और इसके बाद बाकी जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब हिंदी भाषी राज्य है। कौन भाषी राज्य है? और संस्कृत भी 22 भाषा में संस्कृत है। 22 भाषा में संस्कृत। तो अभी जो बताई 14 भाषा में शामिल था। ये 14 भाषा का जिक्र हमने किया है। ये सब मूल संविधान के अंतर्गत ही जो है आपको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, समझ गए, ओडिसी हो गया, बांग्ला हो गया। ये सब ऐसे भाषा है जिसे मूल संविधान में दिया गया था। 14 राजभाषा में शामिल है। अब बाद बाकी 8 को संविधान संशोधन के माध्यम से वो बता दिए ना हो। बात क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, अब भाई जी लोग यहां पर आइएगा। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो नवीं अनुसूची जोड़ा गया है, नवीं अनुसूची में भूमि सुधार है। नवीं अनुसूची में क्या है? भूमि। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार। और जो विषय नवीं अनुसूची में शामिल है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। जो विषय नवीं अनुसूची में शामिल है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं। मतलब नवीं अनुसूची में शामिल विषय को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। न्यायालय उस पर विचार विमर्श नहीं करे। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। क्या है? दल बदल।
यानी अगर आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, कांग्रेस में शामिल हो गए, या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, बीजेपी पे शामिल हो गए, इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया है। तो अगर हम नवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भूमि सुधार है, भूमि सुधार है। फिर 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका है। समझ गए? नगर पालिका है। पंचायती राज को टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं, नगर पालिका को 18। नगर पालिका को 18। पंचायती राज को टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए, नगर पालिका को टोटल 18। नगर पालिका को टोटल 18। यही आपको अनुसूची है। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? आ गया ना? याद कीजिएगा। आइए याद करते हैं। चलिए आइएगा। मूल संविधान में क्या गो अनुसूची? मूल संविधान में वर्तमान में क्या गो जोड़ा गया संविधान से? कौन कौन? 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11 पूछा गया है। कौन कौन जोड़ा गया संविधान संशोधन के माध्यम से? संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन जोड़ा गया? 9, 10, 11। नवीं अनुसूची की संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं। नवीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? नवीं अनुसूची कौन संविधान? 10वीं, 11वीं, 12वीं। नवीं अनुसूची जब शामिल हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री, नवीं अनुसूची जब शामिल हुआ तो भारत के, जब 10वीं शामिल हुआ, जब 11वीं और 12वीं शामिल हुआ, जब 11वीं और 12वीं शामिल हुआ। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? जब कोई नया राज्य बनता है तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता है। होता है ना? चलिए ठीक है। इसके बाद बताइएगा दूसरा अनुसूची में तीसरे अनुसूची में कितने पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है? कितना? कौन कौन? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा, अनुच्छेद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। चौथी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन अनुसूची के तहत? जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन अनुसूची? कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन करने का अंतिम रूप से अधिकार किसे होता है? जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य? छठी अनुसूची हमें क्या जानकारी प्रदान करता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन। तो छठी अनुसूची हमें किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन? बात क्लियर है? अच्छा, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन कौन अनुसूची के तहत? स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन। स्वायत्त शासी जिला परिषद में कितने सदस्य? 26 गो निर्वाचित, 4 गो मनोनीत। किसके द्वारा? राज्यपाल। किसके द्वारा? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कौन शक्ति का बंटवारा? 3 सूची का प्रावधान, संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची का प्रावधान। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची का प्रावधान। संघ सूची में मूलतः कितना विषय? वर्तमान में। राजसूची में मूलतः कितना विषय? वर्तमान में। समवर्ती सूची में मूलतः कितना विषय? वर्तमान में। कौन संविधान संशोधन के तहत राजसूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1900।
शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, यह प्रशासन, मापतौल। इसको कौन संविधान संशोधन के तहत यहां से 42वां संविधान संशोधन 1900 संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर। अगर किसी विषय पर, समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून संघ और केंद्र दोनों बनाया हो तो किसका कानून वैध होगा? किसका? किसका? बात क्लियर है? इसके बाद आगे बताइएगा। रक्षा, विदेश, संचार, राष्ट्र संघ, जनगणना कौन सूची का? आए? कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस कौन सूची का विषय? परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन कौन सूची? 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितने भाषा को राज्य? क्या 14 भाषा। संविधान संशोधन के माध्यम से कितना को? वर्तमान में कितने भाषा को राज्य? कितने भाषा? अच्छा, 22 भाषा में अंग्रेजी है। अंग्रेजी कौन राज्य का राजकीय भाषा? कौन राज्य का? सिंधी को कब जोड़ा गया? सिंधी को कब जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को? बात क्लियर है? बात क्लियर है? नवी अनुसूची में क्या है? नवी अनुसूची में क्या है? कौन अनुसूची के विषयों को, कौन अनुसूची के विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती? कौन? 10वीं अनुसूची में क्या है? क्या है? 11वीं में, 11वीं में, 12वीं में पंचायती राज को कितना विषय काम करने के लिए? कितना विषय? नगर निगम को, नगर निगम को। बात क्लियर है? आगे बढ़े बस। 1:30 बजे तक पढ़ाते हैं ना? 1:30 बजा है तो फिर है सुनिए, शांति शांति बस है। सुनिए नो, है सुनिए। चलिए बस 15 मिनट और। कितना मिनट? और इसके बाद शाम में 4 बजे से टेस्ट है। क्या है? कौन चीज का? बिहार से। कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन। सबको आना है। और देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, है सुनिए नो, 1 मिनट सुनिए ना। सबको आना है बिहार एसएससी के टेस्ट में, समझे? और देखिएगा जो पढ़ रहे हैं फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो ना रहा है? सुनिए सुनिए, है बंद कीजिए जी जल्दी। अच्छा, आप लोग शांत होइए। अरे शांत होइए ना। क्या है जी उसमें? किसका है वो? किसका है? क्या है उसमें? क्या है? शांत रहिए। है? अरे क्या था जी? है 4 बजे से क्या है? बस 9वां टेस्ट है और इसके बाद 10वां टेस्ट। बिहार एसएससी का 10 गो टेस्ट करवाना है। बेच दिए हुए थे ऑनलाइन, तो आज 9वां टेस्ट हो जाएगा, अगले क्लास में 10वां टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इस वीक और अगले वीक, रविवार को शाम में क्लास नहीं रहेगा आप लोग का, लेकिन उससे अगले वीक से, जैसे शनिवार को क्लास होता है, सुबह में 1 शिफ्ट, शाम में 1 शिफ्ट, रविवार को भी सुबह में 1 शिफ्ट, शाम में 1 शिफ्ट, ऐसे क्लास होगा। अरे पढ़ने के लिए ना पटना आए हैं कि बकरी चराने? तो पढ़िएगा नहीं तो बकरी चराइएगा।
तो खा पी करके कहा है ना है? 15 मिनट और रुकिए ना आप। नहीं जा रहा फिर भी रुकिए। आए सुनिए, आए सुनिए, देखिए है, आप लोग शांत रहिएगा, शांत रहिएगा आप लोग। है क्या आवाज कर रहा है जी? इधर देखिए, इधर आवाज कर रहा है जी। है? देखिए उधर क्या आवाज कर। अरे किसका मोबाइल है? मोबाइल बंद कीजिए। चलिए अब सुनिए, लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक, ठीक है? आज का लास्ट टॉपिक है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। अब गौर फरमाइए, यहां पर देखिए, है बंद कीजिए, है नोट वोट बंद कीजिए। अब यहां पे देखिए, देखिए भारत, जो अपना देश भारत है, भारतीय संविधान को उधारों का संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? चला लीजिए मोबाइल, कोई दिक्कत ना है, एकदम चलाइए, बढ़िया से चलाइए, खोल के चलाइए पूरा। भारतीय संविधान को उधार का संविधान इस वजह से कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देश से लिए गए हैं, अलग अलग स्रोत से लिए गए हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकतर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तीसरा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील थे, इसी वजह से भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सब क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान को किस अधिनियम का कार्बन कॉपी, भारतीय संविधान को किसका स्वर्ग? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है। भारतीय संविधान के दो स्रोत है, एक आंतरिक स्रोत, दूसरा बाह्य स्रोत। भारतीय संविधान के दो स्रोत है, एक आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य। एक आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक आता है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक आता है, इन प्रावधानों में से जिन प्रावधानों को भारत के संविधान में लिया गया है उसे भारतीय संविधान का आंतरिक स्रोत कहा जाता है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक बताएं कि नहीं बताएं? और बताने के दौरान बताए थे ना कि देखिए ई प्रावधान ऐसा है जो आज भी हमारे संविधान में लागू है, जैसे अध्यादेश जारी करने वाला बात, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, ये सब आज भी हमारे देश के संविधान में लागू है या नहीं है? तो आंतरिक स्रोत की चर्चा यहां पर हम करेंगे नहीं करेंगे? आंतरिक स्रोत की चर्चा करेंगे नहीं करेंगे? यहां पर हम भारतीय संविधान के बाह्य स्रोत की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के बाह्य स्रोत के अंतर्गत हमें उन चीजों को देखना होता है जो अलग अलग देशों से भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं, जो अलग अलग देशों से भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली हो गया। आगे संसदीय शासन प्रणाली आपको समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। फिर आपको संसदीय विशेषाधिकार हो गया, संसदीय विशेषाधिकार,
संसदीय विशेषाधिकार हो गया। इसके बाद आपको एकल नागरिकता हो गया, एकल नागरिकता हो गया। इसके बाद आपको संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति हो गया, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति हो गया, राष्ट्रपति की स्थिति हो गया। इसके बाद आपको जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गया इत्यादि। इसके बाद एक और, सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर चुनाव में विजेता घोषित कर दिया जाना। सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर, सबसे ज्यादा मत प्राप्त होने पर चुनाव में विजेता घोषित कर, सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर चुनाव में विजेता घोषित कर दिया जाना, ईटीसी प्रावधान। ये सभी के सभी प्रावधान जो है आपको ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन के बाद अगला अमेरिका है। अगर हम अमेरिका की बात करें, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोकहितवाद या जनहितवाद, दबाव समूह, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। ये सब प्रावधान अमेरिका से लिया गया। टोटल के टोटल प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान से जो है आपको मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार के बाद आपको निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग प्रक्रिया, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग प्रक्रिया, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग प्रक्रिया हो गया। फिर आपको उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। इसके बाद जो है आपको न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन कह लीजिए, लोकहितवाद या जनहितवाद कह लीजिए, लोकहितवाद या जनहितवाद कह लीजिए। दबाव समूह हो गया, समझ गए, दबाव समूह हो गया। दबाव समूह के बाद जो है आपको, दबाव समूह के बाद जो है आपको स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया। और इसके बाद संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। तो ये जो तमाम प्रकार के प्रावधान है ये अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद आपको आयरलैंड है। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से, वो भी आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया, सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अलावा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में, राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से किया जाता है, यह प्रावधान। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आगे है आपको अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रणाली, संविधान संशोधन की प्रणाली, संविधान संशोधन की प्रणाली के अलावा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली, ये आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आगे अगर हम रूस की बात करें तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य हो गया। क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। इसके बाद आपको फ्रांस है। फ्रांस के संविधान से जो है आपको गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। और इसके अलावा संविधान के प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फिर जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपको जापान के संविधान से लिया गया। इसके बाद आगे है आपको ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान,
इसके बाद जो है आपको प्रस्तावना की भाषा, और इसके बाद संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान, और इसके बाद व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये सब प्रावधान आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा आपको कनाडा, अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली, जिसमें सशक्त केंद्र के साथ राज्य का सह अस्तित्व होगा, ये प्रावधान हो गए। फिर राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हो गया, और इसके बाद जो है केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा हुआ है, ये तमाम प्रकार के प्रावधान आपको कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो भारत के संविधान में जो ये तमाम प्रकार के चीज आपको देखने को मिलते हैं, भारत के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो ये तमाम प्रकार के चीज मिलेंगे। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समवर्ती सूची का प्रावधान और संघात्मक शासन प्रणाली, ये सब अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। ये सब अलग अलग देशों के संविधान से जो है आपको लिए गए हैं। तो कौन देश के संविधान से क्या लिया गया है, इसको आपको याद रखना है, समझ गए। तो अब अब इसको जो है एक बार हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, और फिर 2-4 गो 5 गो पॉइंट हम आपको लिखाएंगे, समझ गए। आइए फटाक से याद कीजिए। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, सर्वाधिक मत प्राप्त करने पर चुनाव में विजेता घोषित, एक बार फिर से, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना। ये सब प्रावधान कहां से? मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा, जनहितवाद या लोकहितवाद, न्यायिक सक्रियता, दबाव समूह, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्च होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मौलिक कर्तव्य, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र के साथ राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति का बंटवारा। इसके बाद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन, जर्मनी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन, जर्मनी, बात क्लियर है, खत्म हो गया। नीचे से लिखिएगा, अनुसूची में 5वीं 6ठी अनुसूची का 2 गो पॉइंट लिखा थे, नोट में लिखा हुआ है, देखिए तो लिखा हुआ है, दीजिए तो नोट एक बार, हमको लगाना है। सदस्य ने लिखा हुआ है तो 20 गो 30 गो लिख लीजिए ना। जनजातीय सलाहकारी परिषद में 20 गो और इसमें 30 गो, स्वायत्त शासी जिला परिषद में 30 गो लिख लेना, हो गया। यही लिखाना था, हमको लगा नोट में ना है। सुनिए,
तो कल से आपका क्लास अपने अपने समय अनुसार चलेगा। बिहार एसएससी बैच 3 से 7 चलता है, 3 से 7 चलेगा। बिहार एसएससी बैच 3 से 7 चलता है, 3 से 7 चलेगा। और बिहार दरोगा बैच सुबह में 10 से 12 चलता है, 10 से 12 चलेगा। बात क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, अब फिर अकबकाते रहते हैं। सुनिए, कल से आपका बैच अपने समय पर चलेगा। बिहार एसएससी बैच 3 से 7 चलता है, 3 से 7 चलेगा। बिहार दरोगा बैच सुबह में 10 से 12 चलता है, 10 से 12 चलेगा। ठीक है। इसके बाद आज शाम में आपका क्लास नहीं है। आज शाम में 4 बजे से बिहार एसएससी का टेस्ट है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा देने जा रहे हैं, आप टेस्ट में शामिल होइए, आपको फायदा होगा। जीएस होता है, डिस्कशन करवाएंगे, फायदा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो टेस्ट में शाम में 4 बजे से भाग लीजिए। 4 से 5 बजे तक बनाने का समय दिया जाएगा। 5:30 बजे से उसका डिस्कशन प्रारंभ होगा। ठीक है, 4 से 5:30 बजे तक बनाने के लिए, और 6 बजे से उसका डिस्कशन प्रारंभ। 5:30 से 6 में ओएमआर चेक करके टॉपर की घोषणा कर देते हैं। 6 बजे से उसका डिस्कशन प्रारंभ होगा। बात क्लियर है? चलिए, तो शाम में 4 बजे टेस्ट में मिलते हैं। अब बाद बाकी कल से आप लोग अपने अपने समय पे आइए, जिसका जो समय है उस समय पे आइए। धन्यवाद। हाय, क्या हुआ जी? हाय, सब बात बता दिए हैं। अब ऑनलाइन वाले लोगों के लिए भी था। यहां से लिया गया है, गोपाल कुमार दास यहां से, ब्रिटेन से, ब्रिटेन के राजा रानी के भांति राष्ट्रपति का पद लिया गया। ब्रिटेन से कह सकते हैं, ब्रिटेन से गोपाल कुमार दास, ब्रिटेन से। हाँ, ऑनलाइन भी टेस्ट है एप्लीकेशन पर। चलिए, धन्यवाद सब लोगों का। अब मिलते हैं शाम में 4 बजे।